नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत जनवरी 2023 माह के करंट को कवर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज की क्लास में मेला, महोत्सव और प्रदर्शनी के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र से जुड़े करंट को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेला, महोत्सव और प्रदर्शनी से। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा, ये जो गुरु गोविंद सिंह का जो इस बार प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है वो किस क्रम का है? 356वां प्रकाश पर्व है। याद रखिएगा, बिहार में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व उनकी जन्म स्थली पटना साहिब में स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री हरमिंदर साहिब में मनाया गया। यदि हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में देखें तो याद रखिएगा, 10 सिख गुरुओं में जो अंतिम गुरु थे यानी 10वें सिख गुरु थे, उनका नाम गुरु गोविंद सिंह था। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर यानी जो 9वें सिख गुरु थे, उनकी मृत्यु के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु के रूप में ये बने थे, जिनकी 1708 में हत्या करा दी गई थी। अगला देखिए, अगला है ऑक्टेव 2023। याद रखिएगा, 3 से 6 जनवरी 2023 के बीच तमिलनाडु राज्य और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में इस ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर दोनों बातें याद रखेंगे। ये जो ऑक्टेव 2023 है, किसके संयुक्त प्रयास से? तमिलनाडु राज्य और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कब से कब तक? 3 से 6 जनवरी 2023 तक। याद रखिएगा, इस ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, यदि हम बात कर लें ऑक्टेव 2023 में भाग लेने वाले राज्यों की, तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला टॉपिक है साड़ी महोत्सव विरासत। याद रखिएगा, साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। इसमें हाथ से बनी 75 साड़ियों का उत्सव 3 से 17 जनवरी 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, ये जो साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा संस्करण है, ये केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठानी, इस सभी हथकरघा साड़ियों का प्रदर्शन किया गया। याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें विरासत के पहले चरण की, तो विरासत के पहले चरण में हाथ से बुनी हुई 75 साड़ियों का जो आयोजन था वो 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 के बीच संपन्न हुआ था। और ये जो दूसरा संस्करण है, ये कब से कब तक? 3 से 17 जनवरी 2023 के बीच नई दिल्ली में। अगला देखिए, अगला टॉपिक है उद्यान उत्सव 2023। याद रखिएगा, 29 जनवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के गार्डन में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, इस बार जो गार्डन है ये 31 जनवरी से 26 मार्च 2023 के बीच में खुला रहेगा। आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया है। तो याद रखेंगे, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि हम राष्ट्रपति भवन में ये जो मुगल गार्डन था, जो कि अब अमृत उद्यान बना, इस गार्डन को बनाने के आइडिया की बात करें तो ये आइडिया दिया था सर एडविन लुटियंस ने, और विलियम मुस्टो को इस गार्डन को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन साबरमती रिवर फ्रंट पर किया। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की जो थीम थी वो G20 थीम वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर आधारित थी। याद रखिएगा, 8 दिसंबर से 14 जनवरी तक ये पतंग महोत्सव चला। इसमें G20 देशों के साथ साथ दुनिया के अन्य प्रतिभागियों ने भी पार्टिसिपेट किया। अगला देखिए, अगला टॉपिक है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। याद रखिएगा, 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 बातें देखनी है। सबसे पहली बात कि जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 था, कौन सा संस्करण था? 26वां। दूसरी बात, इस 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में। कब से कब तक? तो 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो आपका जवाब होगा केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। आप सभी को पता है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो याद रखिएगा, इस बार इनकी 160वीं जयंती के अवसर पर यह 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। याद रखिएगा, इस बार फेस्टिवल की जो थीम थी वो थी विकसित युवा विकसित भारत। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है सारंग 2023। याद रखिएगा, 11 जनवरी 2023 को भारत के सबसे बड़े छात्रों द्वारा संचालित सारंग का 28वां संस्करण IIT मद्रास में शुरू हुआ।
तो यहाँ पर भी आपको दो बातें याद रखनी होंगी प्रमुख रूप से कि जो सारंग 2023 है ये कौन सा संस्करण है, 28वां, और इसका संचालन कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा IIT मद्रास में 11 जनवरी 2023 को। याद रखिएगा सारंग 2023 में देश के 500 कॉलेजों की भागीदारी के साथ साथ 100 से अधिक कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए। सारंग 2023 15 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। क्लियर है? यानी 11 जनवरी 2023 को शुरू हुआ और 15 जनवरी 2023 तक चला। अगला देखिए, अगला है FITUR 2023। याद रखिएगा 18 से 22 जनवरी 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, जिसका नाम क्या है, FITUR 2023। इसके 43वें संस्करण का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। तो यहाँ पर भी आपको दो बात याद रखनी है कि ये जो FITUR 2023 है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है और इस बार 2023 में इसका कौन सा संस्करण है, 43वां संस्करण है। दूसरी बात कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 18 से 22 जनवरी 2023 के बीच, और कहाँ पे हुआ, तो मैड्रिड स्पेन में। याद रखिएगा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR में पार्टिसिपेट किया। इसका मूल उद्देश्य था कि महामारी के बाद पर्यटन के क्षेत्र में भारत में और संभावनाओं को गति दी जाए। अगला देखिए, अगला टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव। याद रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NFDC कहते हैं, यानी इस NFDC के द्वारा 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में संघाई सहयोग संगठन के फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से दो बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो संघाई सहयोग संगठन का फिल्मोत्सव था ये मुंबई में आयोजित हुआ। कब से कब तक, 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच, और किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अर्थात NFDC के द्वारा। और ये किस मंत्रालय के तहत है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत। याद रखिएगा इसका उद्घाटन 27 जनवरी 2023 को जमशेद भाभा थिएटर NCPA मुंबई में किया गया, जहां 57 फिल्में दिखाई गई। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है SCO के अनेक देशों की संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में काम करना और सिनेमाई साझेदारी को बनाना। आगे यहाँ पर प्रमुख राज्यों के कुछ त्योहार, महोत्सव और उत्सव दिए गए हैं, जरा इनको भी देख लीजिए। पहला दिया गया है छेर छेरा महोत्सव। याद रखिएगा ये जो छेर छेरा महोत्सव है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला है इमो इनु इरप्ता महोत्सव। याद रखिएगा ये जो इनो इनु इरप्ता महोत्सव है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला है जलीकट्टू 2023, तमिलनाडु से संबंधित है। अगला महोत्सव है जातीय ममानी महोत्सव 2023, तो जातीय ममानी महोत्सव 2023 लद्दाख राज्य से संबंधित है। अगला है गान नगाई महोत्सव। याद रखिएगा गान नगाई महोत्सव मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला है ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल का संबंध नागालैंड राज्य से है। तो इन महोत्सव को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला चलते हैं पर्यावरण प्रौद्योगिकी की तरफ। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। याद रखिएगा एक ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल है। इस ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज के संस्करण का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये जो परीक्षण है ये किस विमान से हुआ, तो उस विमान का नाम है सुखोई 30 MKI विमान, और ये भारतीय वायुसेना के द्वारा परीक्षण किया गया। ये लगभग 400 किलोमीटर रेंज की किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अब इसके साथ वायुसेना लंबी दूरी की सतह के साथ साथ समुद्री लक्ष्यों पर भी सुखोई 30 MKI विमान द्वारा सटीक हमले के लिए जो मारक क्षमता है उसमें अब इसने वृद्धि हासिल की है। यदि हम बात कर लें सुखोई 30 MKI की, तो याद रखिएगा इसे रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से ये इस फाइटर जेट को बनाया गया। याद रखिएगा एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और हवा में ही इसमें ईंधन भी भरा जा सकता है। याद रखिएगा ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका वजन है 2.5 टन, यानी 2.5 टन वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इस सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर स्थापित किए जाने वाला सबसे भारी हथियार है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई। याद रखिएगा 28 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है। क्लियर है? यहां पर याद रखेंगे ये जो आवास इकाई है इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MES के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा किया जा रहा है। और इसमें किस प्राइवेट कंपनी का सहयोग है, तो याद रखिएगा MIC-OB प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का सहयोग किया है, जिसके द्वारा 3D प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आवासीय इकाई बनाई जाएगी। यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस टेक्नोलॉजी के तहत 71 वर्ग मीटर की आवासीय इकाई का निर्माण केवल 12 सप्ताह में पूरा कर दिया जाएगा। और ये जो आवासीय इकाई बनाई जा रही है ये आवासीय इकाई आपदा प्रतिरोधी संरचना जोन 3 भूकंप के जो दिशा निर्देश हैं उनके साथ साथ हरित भवन मापदंडों को भी पूरा करते हैं। इतनी बात आप यहां पर 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई के अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। ये याद रखेंगे कि ये अहमदाबाद कैंट के सैनिकों के लिए प्रारंभ किया गया है। अगली परियोजना है द नीलगिरी ताहर परियोजना।
याद रखिएगा, तमिलनाडु ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए द नीलगिरी ताहर परियोजना की शुरुआत की है। यह भारत की पहली परियोजना है। किस राज्य ने शुरू की? तमिलनाडु ने। याद रखिएगा, इस परियोजना का जो ड्यूरेशन है वो है 2022 से 2027 तक, और इस ड्यूरेशन में जो लागत आएगी वो है 25.14 करोड़ रुपए की। यहां पर अगर हम ताहर के बारे में देखें तो याद रखिएगा, ताहर जिसे संकटग्रस्त प्रजातियों की जो आईयूसीएन की लाल सूची है उसमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली बात तो ताहर के संदर्भ में ये याद रखेंगे, यानी ये लाल सूची में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में है गंभीर रूप से। दूसरी बात, ये जो ताहर है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में संरक्षित किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2614.51 करोड़ रुपए की लागत से एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर 382 मेगावाट की क्षमता वाले सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है। तो यहां पर आप दो तीन बातें प्रमुख रूप से याद रखेंगे। ये जो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है, सबसे पहली बात, ये कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। कितने मेगावाट क्षमता की है? 382 मेगावाट क्षमता की। और इस पर कितनी लागत आ रही है? तो 2614.51 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, इसमें रन ऑफ रिवर परियोजना में 71 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविट बांध होगा और इसके सतही पावर हाउस में 6 उत्पादन इकाइयां होंगी। और इस परियोजना से जो वार्षिक उत्पादन होगा विद्युत का वो होगा 1382 मिलियन यूनिट का। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, इससे हिमाचल प्रदेश को 40 साल तक 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। साथ ही साथ इस सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को 70 और 30 के रेशियो में ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। तो इस अनुपात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड अर्थात WCB को जारी किया है। यहां पर आप विश्व बैंक के बगल में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अर्थात IBRD का नाम देख रहे हैं। यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक की तरफ से उधार देने वाली ये शाखा है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया, तो वहां पर अगर ऑप्शन में विश्व बैंक दिया है तो आप विश्व बैंक को टिक करेंगे। यदि IBRD का नाम दिया है तो भी आप IBRD को टिक करेंगे, क्योंकि ये जो IBRD है ये वित्त उपलब्ध कराने के लिए यानी उधार देने वाली विश्व बैंक की ही ये शाखा है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो WCB है यानी वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है, इसको राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 वर्ष का 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत विकास बैंक बॉन्ड है। कितने का है? 5 वर्ष के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो राइनो बॉन्ड है इसके तहत 5 वर्ष बाद ब्लैक राइनो की आबादी बढ़ने पर जो इसमें निवेशक हैं उनको 3.7 से 9.2 तक का रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन अगर राइनो की आबादी नहीं बढ़ी तो भुगतान राशि शून्य हो जाएगी। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो ब्लैक राइनो है इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है जोशीमठ आपदा संभावित क्षेत्र घोषित हुआ है। अभी आपने कई बार मीडिया चैनलों के माध्यम से इस न्यूज को देखा भी होगा। उत्तराखंड में जोशीमठ शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में भू धसाव से प्रभावित होने के कारण इसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। याद रखिएगा, जोशीमठ के आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां पर जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि इस जोशीमठ के आसपास के इलाकों में जो भू धसाव हुआ है जिसके कारण घरों में दीवारें पड़ी हैं, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समिति का गठन किया है। ये जो समिति बनी है ये सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रणजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बनी है। तो यहां पर आप डॉक्टर रणजीत सिन्हा जी के नाम को याद रखेंगे। शहर का लगभग 40% हिस्सा आपदाग्रस्त घोषित हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए, अमेरिकी फुल ब्रूड रोग। याद रखिएगा, अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है। और ये जो मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका है जिसको अमेरिका ने मंजूरी दी है, ये अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए किया गया है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि ये जो अमेरिकी फुल ब्रूड रोग है इससे बचने के लिए जो टीका बनाया गया है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा, बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ के द्वारा इस टीके को विकसित किया गया है। और लाइसेंस किसके द्वारा दिया गया? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अर्थात USDA के द्वारा लाइसेंस दिया गया है। यहां पर याद रखिएगा, इस टीके का जो शुरुआती उपयोग है वो वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के द्वारा किया जाएगा। और इस टीके का जो मुख्य उद्देश्य है बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण जो अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी है उससे बचाव किया जा सके। तो यहां पर एक बात और निकल के आ रही है, ये जो अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी है इसका रीजन क्या है? बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा। अगला देखिए,
अगला टॉपिक है नवाचारी 5G तकनीकी। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है विदिशा। ये एक आकांक्षी जिला है जो स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकी को जमीनी स्तर पर तैनात करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नाम क्या है? विदिशा। अब ये प्रश्न उठता है कि इसके लिए किसकी पहल है? तो याद रखिएगा विदिशा जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलामेटिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी डॉट के नाम से जानते हैं, इसकी ये संयुक्त पहल है और इसमें मार्गदर्शन किया है अपर सचिव दूरसंचार और प्रशासक USOAF के द्वारा। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला टॉपिक है धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान के द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट के निर्माण और संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली और विधि का आविष्कार किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा इसके लिए इन्होंने दिसंबर 2022 में एक पेटेंट प्राप्त किया। अब ये जो प्रणाली विकसित की जा रही है, ये प्रणाली खानों, थर्मल पावर प्लांट्स, रेलवे साइडिंग्स, बंदरगाहों, निर्माण स्थलों में इस्तेमाल की जाएगी। आप सभी को पता है कि अभी इन जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर कोयला या अन्य खनिज या भगोड़े पदार्थ को खुले आसमान में जमा किया जाता है। भगोड़े पदार्थ का मतलब यह है कि ऐसे पदार्थ जो धूल में उड़ सकते हो। क्लियर है? इनको यहाँ खुले आसमान में जमा करते हैं। अब खुले आसमान में जमा होने के कारण ये धूल के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसको कम करने के लिए और ध्वनि क्षीणन प्रदान करने के लिए इस प्रणाली को विकसित किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता बढ़ाना चाहता है। क्लियर है? याद रखिएगा यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडिश किंग कार्ल 16वें गुस्ताफ ने यूरोपीय आयोग के सदस्यों के द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया है। क्लियर है? अगला देखिए, तो याद रखेंगे ये जो यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन हुआ वो कहां पर हुआ? आर्कटिक स्वीडन में। अगला देखिए, अगला टॉपिक है स्काई वॉक ड्रोन। याद रखिएगा टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। याद रखिएगा इस ड्रोन का नाम रखा गया है स्काई वॉक। ठीक है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसका उपयोग रक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाएगा। ये जो स्काई वॉक ड्रोन है ये लगभग 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है और ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग क्षमता से भी लैस है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है ये ड्रोन अपनी अधिकतम गति में 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। अगला टॉपिक है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमान के लिए 2025 तक संपूर्ण भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के तहत कवर करने की तैयारी कर रहा है। अब यहां पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे प्रमुख बात क्या है कि जो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क है कब तक पूरे भारत को कवर कर लेगा? 2025 तक, ऐसा टारगेट है। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अब ये जो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क है ये काम क्या करेगा? ये मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमान देगा। याद रखिएगा भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार अर्थात DWR प्रणाली का उद्घाटन किया है। यानी प्रारंभिक तौर पर मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर इन 3 प्रमुख राज्यों में इस डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन हुआ। कहां? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और टारगेट यह है कि 2025 तक संपूर्ण भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। याद रखिएगा ये जो डॉपलर सिद्धांत है इसके आधार पर यह रडार पैराबॉलिक डिश एंटीना और एक फोम सैंडविच स्पेरिकल रेडोम के उपयोग से मौसम के पूर्वानुमान और निगरानी की सटीक सूचना प्रदान करेगा। याद रखिएगा DWR में वर्षा की तीव्रता, वायु प्रवणता और वेग के मापने का उपकरण लगा हुआ है जो चक्रवात के केंद्र और धूल के बवंडर की दिशा के बारे में भी सूचित करेगा। अगला है नील कुरिंजी। याद रखिएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट का नील कुरिंजी पौधे के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया है। तो याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नील कुरिंजी पौधा है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। दूसरी बात, इसको पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा किस सूची में शामिल किया गया है? वन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा 6 पौधों की प्रजातियों की पूर्व संरक्षित सूची को बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। यानी जो संरक्षित पौधों की सूची थी उसमें पहले 6 पौधे थे, अब इसमें बढ़ाकर 19 पौधे हो गए, जिसमें जो संख्या बढ़ी है उसमें नील कुरिंजी भी शामिल है। याद रखिएगा पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वाले के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष की कैद होगी। इसके अतिरिक्त नील कुरिंजी की खेती और कब्जे की अनुमति नहीं होगी। अगला है पेंटावेलेंट टीका। याद रखिएगा ये जो पेंटावेलेंट टीका है ये भारत ने क्यूबा को
12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया और इसके साथ ही साथ अन्य द्विपक्षीय महत्व और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। याद रखिएगा, ये जो पेंटावेलेंट टीका है, ये शिशु के 6 सप्ताह पर होने पर यह लगाया जाता है। क्लियर है? और जो इसकी डोज है वो है आधा ml। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो पेंटावेलेंट टीका है जो कि 6 सप्ताह के शिशु को लगाया जाता है, इससे शिशु को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बीमारियों से बचाव होता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला टॉपिक है आईसीजीएस जहाज कमला देवी। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वेसल यानी एफपीबी आईसीजीएस जहाज जिसका नाम है कमला देवी, उसको जनवरी के दूसरे सप्ताह में कमीशन किया गया। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो कमला देवी है इसको कहां पर कमीशन किया गया? कोलकाता में, जनवरी के दूसरे सप्ताह में। और ये जो कमला देवी आईसीजीएस जहाज है ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। क्लियर? अगला देखिए, याद रखिएगा, ये एफपीबी भारतीय तटरक्षक को, ये जो निर्मित कंपनी है उसका नाम क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है? यानी इस गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, निर्मित किया गया और प्रेषित किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, गुयाना गणराज्य के लिए इस शिपयार्ड के द्वारा निर्मित एक पैसेंजर कम कार्गो ओशियन गोइंग फेरी जिसका नाम क्या है? एमवी मालिशा, इसको रवाना किया गया है। किसी भी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा लैटिन अमेरिका देश को निर्यात किया जाने वाला यह पहला ऐसा जहाज होगा। क्या नाम है? एमवी मालिशा। अगला देखिए, अगला टॉपिक है पाल्बोसिक्लिब टैबलेट। याद रखिएगा, एमएसएन ग्रुप ने पाल्बोरेस्ट ब्रांड के तहत उन्नत स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए विश्व की पहली जेनरिक पाल्बोसिक्लिब टैबलेट को लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे, ये जो विश्व की पहली जेनरिक पाल्बोसिक्लिब टैबलेट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे एमएसएन ग्रुप के द्वारा, और इस ब्रांड का नाम क्या है? पाल्बोरेस्ट। और ये किसके लिए काम आएगा? ये स्तन कैंसर की चिकित्सा के लिए काम आएगा। इतनी बात आप पाल्बोसिक्लिब टैबलेट के बारे में याद रखेंगे। अगला टॉपिक है AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। याद रखिएगा, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड अर्थात TBAL ने अपनी अत्याधुनिक सुविधा से युक्त भारतीय सेना द्वारा ऑर्डर किए गए 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए पहला फ्यूजलेज हैदराबाद में डिलीवर किया है। आप सभी को पता है कि बोइंग ने 2020 में भारतीय वायुसेना के लिए सभी 22 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर ली थी। यहां पर याद रखेंगे कि TBAL ने 14,000 वर्ग किलोमीटर में फैली अत्याधुनिक निर्माण सुविधा बोइंग के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एयरो स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, जिसमें विश्व के ग्राहकों के लिए फ्यूजलेज, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और वर्टिकल स्पार बॉक्स शामिल है। अगर हम बात कर लें TBAL की, तो ये भारत में बोइंग का पहला इक्विटी संयुक्त उद्यम है जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ 2015 में स्थापित किया गया था। क्लियर है? याद रखेंगे इतनी बात TBAL के बारे में। अगला देखिए, अगला टॉपिक है INS वागीर। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना ने 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी जिसका नाम क्या है? वागीर, इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है? तो याद रखेंगे, ये जो पनडुब्बी वागीर है ये 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। याद रखिएगा, यह पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने फ्रांस स्थित मैमर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से भारत में बनाई है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसमें फ्रांस स्थित मैमर्स नेवल ग्रुप ने सपोर्ट किया है मुंबई स्थित मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड का। याद रखिएगा, नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने इस पनडुब्बी को कमीशन किया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो वागीर है ये सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, माइन बिछाने और निगरानी मिशन सहित विभिन्न मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। अगला टॉपिक है ड्रेको परियोजना। याद रखिएगा, नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट्स एजेंसी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में DARPA के नाम से जानते हैं, यानी इन दोनों लोगों ने अंतरिक्ष में एक परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन का परीक्षण करने के लिए ड्रेको परियोजना आरंभ करने की घोषणा की है। अब इसको जरा एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। ये जो ड्रेको परियोजना है ये किसकी संयुक्त परियोजना है? नासा और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अर्थात DARPA की। अब ये जो ड्रेको परियोजना है ये काम क्या करेगी? तो ये परियोजना अंतरिक्ष में एक परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन के परीक्षण के लिए घोषित की गई है। याद रखिएगा, नासा 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान द्वारा मंगल ग्रह पर मानव युक्त प्रोजेक्ट भेजने की योजना बना रहा है। कब तक? 2027 तक। याद रखिएगा, ये जो ड्रेको परियोजना है, इस ड्रेको परियोजना को एजाइल सिसलूनर ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इस तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष में पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कोविड रोधी नासिका टीका जिसका नाम क्या है? INCOVACC।
याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया साहब। उन्होंने 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीका, जिसका नाम क्या है INCOVACC, उसको लॉन्च किया है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, भारत बायोटेक इंट्रानेजल वैक्सीन को सरकार द्वारा खरीद के लिए 325 प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों पर 800 प्रति शॉट के हिसाब से बेचेगी। यहां पर याद रखिएगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असेसमेंट के सहयोग से इस टीके को विकसित किया है। यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगला देखिए, विश्व का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिएगा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है। याद रखिएगा 40 मिलियन कनाडाई डॉलर, अगर हम उसको अमेरिकन डॉलर में देखें तो ये 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। इसके निवेश के साथ टोरंटो स्थित कनाडा की क्वांटम कंप्यूटिंग एजेंसी, जिसका नाम क्या है, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जनाडू, ठीक है, जनाडू क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा इस क्वांटम कंप्यूटर को विकसित किया जाएगा। याद रखिएगा इसका उपयोग जटिल डेटा समस्याओं को हल करने, वित्त, परिवहन और पर्यावरण मॉडलिंग और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किया जा सकता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है 100 से अधिक चीते प्राप्त करने के लिए समझौता हुआ है। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के द्वारा भारत को 100 से अधिक चीते स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत आगामी 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 चीते स्थानांतरित किए जाएंगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा, नामीबिया से लाए गए जो चीते थे उसे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है, जहां पर वो सुरक्षित है। बीच में कुछ चीतों को इन्फेक्शन की सूचना आई थी, वो अभी फिलहाल स्वस्थ है। अगला है आर्टिफिशियल सिनेप्स। याद रखिएगा सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की टीम ने सिनेप्स की नकल करने वाला एक उपकरण विकसित किया है जो सिग्नल ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक सिनेप्स 2 न्यूरॉन्स के बीच एक छोटा अंतर है। क्लियर है? जहां तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करने और ये भेजने से संबंधित है। अगला देखिए, येलो बैंड डिजीज। याद रखिएगा ये जो येलो बैंड डिजीज है, ये बीमारी थाईलैंड के समुद्री तल के विशाल हिस्से में प्रवाल को नष्ट कर रही है। याद रखिएगा इस डिजीज के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण, पानी का बढ़ता तापमान इसे और खराब स्थिति में लेकर जाएगा। तो याद रखेंगे ये जो येलो बैंड डिजीज है ये कहां पर प्रभावित हो रहा है, थाईलैंड के समुद्री तल को, वहां पर जो प्रवाल है उसको नष्ट कर रहा है। येलो बैंड रोग जो नाम दिया गया है इसका येलो बैंड रोग, ये कोरल को नष्ट होने से पहले पीले रंग में बदलने के कारण इसका नाम येलो बैंड रोग रखा गया है। पहली बार इस रोग को कैरेबियन सागर में देखा गया, जहां हजारों हेक्टेयर में भित्तियों को व्यापक नुकसान हुआ है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप येलो बैंड के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। अगली क्लास में और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।